हेलो एवरीवन। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे निपटा देंगे इसके। देखो, ए हैवी पार्टिकल ऑफ मास 0.50 kg, ये मास दे रखा भी कोई हैवी पार्टिकल है, इज हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग फिक्स विद ए रूफ। रूफ से कोई स्ट्रिंग लटका मतलब बांध रखी है, उसके मास लटका रखा है। फोर्स कितना होगा स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल, द फोर्स एक्जेक्ट बाय द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी, उसकी वैल्यू निकालनी। तो स्ट्रिंग वाले उसके ऊपर फोर्स के मतलब स्ट्रिंग निकालने के लिए 100% क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, देखो कैसे है। ऐसे दे रखा है, ये रूफ है और इधर कोई स्ट्रिंग बांध रखी, कोई रस्सी लगा लो, रस्सी बांध रखी है। इधर कोई मास है ये जिसका दे रखा है मास 0.50 kg, कोई हैवी पार्टिकल है उसका मास दे रखा है। तो देखो, जब ये मास है इसका वेट है ये डाउनवर्ड ये वेट लगाएगा, mg फोर्स लगाएगा। तो इधर स्ट्रिंग पे फोर्स लगेगा T। ठीक है, और इस T की वैल्यू पूछिए क्योंकि इक्वल अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। और स्ट्रिंग पे जो ये टेंशन होती है ना, एक्चुअल में जो टेंशन होता है वो क्या होता है, फोर्स ही होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट न्यूटन होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं भी, जितना mg डाउनवर्ड है उतना ही टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है। तो T इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया यहाँ से mg, दोनों को बैलेंस कर दिया। और इस T की वैल्यू निकालनी है। मास कितना दे रखा है 0.50 और g की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8। दे क्या 9.8 होती है। ठीक है, खोल लो इसको रिमूव करोगे नीचे 100 आएगा, इसको रिमूव करोगे नीचे 10 आएगा। ठीक है, ये 2 पे कटेगा, ये कटेगा 4.9। तो टेंशन का यूनिट क्या होता है दिस। और डाउनवर्ड क्या है, मतलब डाउनवर्ड है अपवर्ड है, टेंशन का डायरेक्शन क्या है अपवर्ड। ठीक है, तो देख लो आसान सा क्वेश्चन था भाई। इसका ऑप्शन होगा ए 4.9 एक्टिंग वर्टिकली, नहीं बी होगा भाई 4.9 एक्टिंग वर्टिकली। अच्छा, दोनों डाउनवर्ड के, ये अपवर्ड का, अरे ये ऑप्शन होगा इसमें 4.9 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अपोजिट में होती ना, ऐसे खींचेगी रस्सी तो मतलब ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स, तो टेंशन अपवर्ड है, कितनी है 4.9। तो ए ऑप्शन करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी इसी के ऊपर होगी भी, क्योंकि 100% क्वेश्चन आता है, कोई भी पीछे का पेपर उठा लो। डायमेंशंस पूछ रखा है, रिनोल्ड नंबर। तो देखो, कोई भी अगर नंबर है, कोई भी अगर नंबर है जैसे कि 1 2 3 इन्फिनिटी तक, पाई है, ठीक है, एंगल है, थीटा लेते हैं, इनका कोई भी डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता, नो डायमेंशन फॉर्मूला। क्योंकि कोई भी देख, ये ध्यान रखना, कोई नंबर लग गया जिसके आगे, तुम्हें नहीं पता ये नंबर कौन सा है, पीछे वाले का नाम तुमने सुन भी नहीं रखा, रिनोल्ड नंबर, आगे नंबर है मतलब उसका कोई भी डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, m0 l0 t0, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है, जिसकी साइड दे रखी है ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर निकालना है। सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास कहाँ क्या होता है, जहाँ पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो। ठीक है, जैसे कोई सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसका पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट होता है, यहाँ। कोई अनसिमेट्रिकल है जैसे इस टाइप की है तो उसका मास जैसे यहाँ मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसे फील आना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को, तुम एक ऐसी उंगली पे उठाओ ना तो बैलेंस हो जाए। तो जहाँ से बैलेंस हो जाए, जैसे थाली है, तुम अपनी एक उंगली पे भी उसको ऐसे मतलब रख सकते हो। तो पूरा बॉडी का जो मास कॉन्सेंट्रेट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर रहेगा 120। क्या चीज़ दे रखी है पहले ये देखो, इसमें दे रखा 3 पार्टिकल है, सबका मास m है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पहले बनाओ इसको, जैसे मैंने बोल दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये वाली। ठीक है, प्रत्येक के इसके कॉर्नर पे मास है, जिसका मतलब पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, तो ये ऐसे 2 एक्सिस में x एक्सिस है और ये y है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट ओरिजिन है तो 0 0 बनेगी। ये साइड a दे रखी, ये भी a दे रखी, ये भी, तो ये वाले x एक्सिस पे a हो गया और क्योंकि x एक्सिस पे तो y 0 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, देखो x एक्सिस, x का तो ये बना तो a/2 और y का ये बना तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू निकालोगे y आएगी √3/2
और आगे ए तो लगा ही लेना, इसके तो लगा ही दिया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भाई, सेंटर ऑफ मास एक्स में, सेंटर ऑफ मास वाई में, दो में ही आएगा, जेड में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन है, प्लेन मतलब दो एक्सिस हैं, तो एक्स और वाई में ही आएगा। क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, m1x1 प्लस m2x2 प्लस में m3x3 डिवाइडेड बाई टोटल मास होता है m1 प्लस m2 प्लस में m3। एक के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, y के लिए यहाँ y हो जाएगा बस, ठीक है। पुट करो, फर्स्ट का मास क्या है, मास तो m ही दे रखा है, x कोऑर्डिनेट फर्स्ट 0 है, मास सेकंड कोऑर्डिनेट a है, मास थर्ड x एक्सिस के रख रही हूँ बस मैं, a/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास मतलब m प्लस m3 है। तो ये कितना बन गया, m से m कैंसिल हो गया, a/6 हो गया क्या। इसी तरह y का निकालो, cy के लिए रख दो, m मास है, यहाँ y आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 प्लस में सेकंड का मास y कोऑर्डिनेट फिर 0, थर्ड का मास y कोऑर्डिनेट है इसका √3/2 ऑफ a और नीचे 3m। ये बन गया भी, देखो √3/2 a और नीचे है 3m। तो 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, तो एक कट जाएगा तो ऊपर तो ये बचेगा और नीचे 2√3 और m से m कट गया, तो m को क्यों ले रहे हो बस, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया, ये किस में है, एक्स एक्सिस में मतलब x में, ये किस में है, y में। तो जो आंसर रखेंगे हमें, इसका आंसर निकालेंगे, वो क्या बनेगा, देखो a/6i प्लस में a/2√3 जी, ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका, ये वाला ए। इसने कॉमन ले लिया ना a/2 को कॉमन ले लो, कुछ मिस्टेक कर दी हमने, एक मिनट देखने दो, एक सेकंड, अच्छा ये आंसर इसलिए मैच नहीं हुआ, पता है क्या, यहाँ x के कोऑर्डिनेट तो 1 0 है, इसमें a है, इसमें a/2 है, ये a ले रखा है, तो सीधा m से m क्यों काटोगे, ठीक है, नहीं कटेगा ना। ये पहले क्या बचा यहाँ पे, देखो m कॉमन लोगे, a प्लस में a/2 डिवाइडेड बाई 3, मुझे लगा दोनों 0 हैं, ठीक है। इस तरह की मिस्टेक पेपर में भी होने के चांस है भाई, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली करें। 2 मतलब 3a/2 और नीचे क्या 3, तो इसका a/2 आया भाई, a/2 अब मैच होगा, देखो a/2 कॉमन लोगे तो a/2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा i और यहाँ बचेगा a/2 लेते 1/√3 जी। अब आंसर मैच हो गया भाई, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में देखो, पेपर में तो और भी चांस हैं, तो बहुत केयरफुली वो करें, कैलकुलेशन करें। यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं भी, ये वाला ये देखो 0 की तरह लग रहा है, ये ए था एक्चुअल में, इसलिए मिस्टेक हुई। पेन ऐसे ए लिखा ना, चला नहीं, जब कैलकुलेशन करें मुझे लगा 0 ही, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई, सारे क्वेश्चन जितने आप PYQ लगाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओगे, देखोगे, सुनोगे, खुद सोल्व करोगे, उतना ही आपका जो अभी एग्जाम होगा उसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। इफ द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फील्ड दे रखा भाई ये बड़ा, एम्पलीट्यूड रेशियो निकालना किसका, कंडक्शन करंट डेंसिटी का और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का, दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ठीक है। इससे दोनों निकालेंगे और रेशियो निकाल देंगे, मतलब उनको कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो 121 का क्वेश्चन देखो, ई की वैल्यू दे रखी है अपने को E0 e⁻t/2। तो जो कंडक्शन करंट डेंसिटी होती ना, उसका फॉर्मूला होता है क्या, JC = σE ऐसे। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती है D, वो होती है, डिफरेंशियल करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, टाइम। और D की वैल्यू क्या होती है, ε/E, तो ये बन जाएगा ε/E/del T, किसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। J क्या होता है, करंट डेंसिटी, बस दोनों की वैल्यू निकाल दो। तो JC कितना हो गया, सिग्मा इंटू में E की तो दे ही रखी है क्या, E0 e⁻t/2, बस इक्वेशन बन गई। JD की निकालो, बाहर एप्सिलॉन है, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन करो, इसका E0 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e⁻E का तो वैसे का वैसा होता है डिफ्रेंशिएशन, फिर पावर का करोगे तो पावर का T के विद रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस का 1/2, बस। अब क्या निकालना अपने को, किसके विद रिस्पेक्ट किसका निकालना, देख लो ऊपर कौन है, कंडक्शन करंट डेंसिटी ऊपर है, मतलब यही, तो इसका मैं यहीं से रेशियो निकाल देती हूँ, रेशियो का मतलब डिवाइड करना, तो कर दिया। तो कट रहे इनको काट दो, ये कट गया, ये कट गया आपस में, तो इसका आंसर देखो, इधर सिग्मा बच गया, इधर नीचे एप्सिलॉन बच गया, 1/2 ऊपर जाएगा टो, और क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, तो आंसर बस
ये आ गया, मैच करो, सिग्मा टो बाई एप्सिलॉन, सिग्मा टो बाई एप्सिलॉन। देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, करंट डेंसिटी सिग्मा ई और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, बस ये लगाना था। ठीक है, आगे देखो, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच, एच से किसी बॉडी को छोड़ा गया है, रीच ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंच गई इस वेलोसिटी से, तो कितना वर्क डन हुआ बाय द एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन का वर्क डन पूछ रखा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ये रिपीट होता ही होता है बहुत बार, मैंने देखा पीछे के पेपरों में जितने भी करवा दी मैंने। एक बॉडी थी देखो, एच हाइट से उसको ड्रॉप किया गया, वो ग्राउंड पे पहुंची किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से, तो इसने पूछा है वर्क डन किसके लिए, एयर फ्रिक्शन का कितना होगा। तो देखो एक चीज़ सुनी होगी सभी ने, मैं लिख देती हूँ, जो वर्क डन होता है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, 9th में आ जाता है मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला। ठीक है, डेल की क्या है यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट ये वर्क कौन सा होता है, टोटल वर्क डन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ दो वर्क डन होते हैं, एक तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है, एक बीच में एयर हगलेन दी, वरना तो एयर हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो एयर ऊपर की तरफ इसके ऊपर वर्क करेगी। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ एक तो पोटेंशियल एनर्जी का, और एक वर्क डन हुआ एयर की वजह से, और वो किसके इक्वल होगा, टोटल काइनेटिक। देखो अगर ये नहीं होता तो ये वाला इसके इक्वल हो जाता, जो हम एक्चुअली ऑलमोस्ट टाइम यूज करते हैं, बट यहाँ पे दोनों वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब देखो हमें निकालना है ये वाला, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस में डब्लू पोटेंशियल एनर्जी कर दोगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नीचे हाफ एम वी स्क्वायर था और ऊपर हाफ एम यू स्क्वायर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, बस इतना सा काम था। ठीक है, रख दो वैल्यू, देखो हाफ एम की जगह मास दे रखा है क्या इसमें, एक मिनट, नहीं दे रखा, एम में लेना है एम, और वी दे रखा है, वी की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो 1.2 रूट जी एच का स्क्वायर, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी पहले वो रेस्ट में ही था, यहाँ वी जीरो है तो ये होगी जीरो, माइनस में किसका, एम तो एम है, जी जी है, और एच एच, चाहे कैपिटल एच ले लो, दे रखी है, तो बस सोल्व कर दो, बस आंसर आ गया 1/2 एम। इसको सोल्व करोगे तो 1.2 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, और ये बाहर आ गया जी एच, माइनस में हो गया एम जी एच, काट दो, ये कटेगा 0.6 हो जाएगा ना, तो इसको इससे करोगे तो ये बनेगा 0.72, और इधर एम जी एच है, माइनस में कौन है, एम जी एच, इस ये लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी 0.28 एम जी एच। और पता भी चल रहा है कि वर्क डन एयर के द्वारा ऊपर की तरफ किया गया है, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्या होती है, फिर नेगेटिव हुई। ठीक है, तो इसका 0.28 एम जी एच आ गया भाई, ये रहा माइनस का 0.28 एम जी एच, क्या है, वर्क डन, कौन सा, एयर फ्रिक्शन ने जो किया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, वोल्टेज गेन दे रखा अभी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज ये है, तो वोल्टेज टू बी फीडबैक टू मेक इट ओसिलेट, देखो ओसिलेट करवाने के लिए जो आउटपुट फीडबैक देगा वापस इनपुट को, वो कितना देगा। ठीक है, तो उसने वो वोल्टेज की कंडीशन पूछी गई, तो पहले निकालेंगे कि कितना, मतलब उसको फीडबैक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, कितना फीडबैक वापस दिया, आउटपुट का कितना वापस इनपुट में गया, वो चीज़ निकालनी। इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भी 123। देखो दो चीज़ें दे रखी, एक तो वोल्टेज गेन दे रखा है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी है 50। दूसरा क्या दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज कितना, 25 वोल्ट। अब गेन है, ये तो दे रखी वोल्टेज गेन, हमें देखो ऑसिलेट कराने की कंडीशन होती है कि ए बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ए है वोल्टेज गेन, और बीटा क्या है यहाँ पे, जो फीडबैक देगा भाई, कितनी फीडबैक फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, फीडबैक कितनी दी, आउटपुट ने वापस इनपुट को कितना दिया, तो बीटा की वैल्यू होती है 1/a, और 1/a कितना है 50, तो 0.02 आ गया, मतलब 2% आउटपुट का वापस जाएगा इनपुट में। तो आउटपुट दे रखा है 25, इसका मतलब 25 का 2% निकाल दो, 2% मतलब 2/100, 4 पे 1/2, तो ये बन गया 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये भी, तो इसका बन गया 0.5 वोल्ट ये। ठीक है, क्लियर है।
आगे देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखो दो होते हैं यहाँ पे, एक मिनट, एक तो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस भी। दोनों को समझो। रिवर्सिबल तो होता है, एक सेकंड, हाँ, रिवर्सिबल होता है और एक होता है इरिवर्सिबल। तो जैसे बॉल को यहाँ गिरा दिया ग्राउंड पे, वापस उतनी हाइट तक चली जाए, मतलब वापस अपनी कोई चीज़ है इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाए, वो तो होता है रिवर्सिबल। और ना जाए बॉल यहाँ से यहाँ गिराई, टकरा के एनर्जी में लॉस हो गया, कुछ भी कारण रहा हो, यहाँ तक गई तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक जो वापस नहीं आता तो वो होता है इरिवर्सिबल। क्यों नहीं गई, दिख रहा है भाई नहीं गई, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है, वर्क है, उसमें क्या हो गया, कहीं ना कहीं लॉस हुआ, कारण कुछ भी रहे। रिवर्सिबल वापस गया तो इसका मतलब जितनी थी उतनी एनर्जी है, तभी वो यहाँ तक पहुँच पाया। इरिवर्सिबल नहीं पहुँचा तो उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। बस इतनी सी बात थी इसमें। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नो लॉस ऑफ वर्क, इसमें तो लॉस होता है, गलत हो गया। गेन ऑफ हीट, गेन तो होती नहीं किसी में, लॉस ऑफ हीट, हाँ तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, लॉस ऑफ हीट, उसमें क्या हो गया, हीट का लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पेंडुलम पे क्वेश्चन ना बने, पूरी वीडियो भी करा रखी है, मैंने अलग से टॉपिक रखा है इसका पेंडुलम का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ताकि क्योंकि हर बार आता है क्वेश्चन, वो जरूर देख लेना भाई। देखो, इफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज, ए की वैल्यू दे रखी इसने पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड, अपनी तरफ से पाई स्क्वायर दे दिया भाई, पुट कर देंगे, दे दिया। तो टाइम पीरियड पूछा है सिंपल पेंडुलम का, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मतलब एल की वैल्यू 1 मीटर दे दी, तो टाइम पीरियड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। तो 2 पाई रूट में L1 दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी पाई स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ पाई, पाई से पाई कट गया, टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड। बताओ कितने मिनट का क्वेश्चन था ये बता दो, चंद मिनटों का, ठीक है। नेक्स्ट पेज लिखती हूँ मैं। देखो बुलियन जो एक्सप्रेशन होते हैं इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। दिखने में ऐसे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, आसान सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा, बुलियन एक्सप्रेशन 127 का क्वेश्चन है, ए बार प्लस में बी प्लस में सी, और इधर दे रखा है ए बार प्लस में बी प्लस में सी, पूरे पे बार है, ठीक है। मॉर्गन थ्योरम होती है, उसका यूज़ करो कैसे, ए प्लस बी कंप्लीट पे बार हो, बाहर निकल के डॉट में, प्लस डॉट में हो जाएगा, अलग अलग बार हो जाता है। इसी तरह डॉट के ऊपर प्रॉपर बार हो तो प्लस साइन हो जाता है और अलग अलग बार हो जाता है, डी मॉर्गन थ्योरम होती है, ठीक है। इसके कंप्लीट पे बार है तो ये बाहर निकलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का बार, डॉट है बीच में तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, अलग अलग बार। फिर से लगाओ इसके ऊपर, अब प्लस है तो किस में चला जाएगा, डॉट में चला जाएगा, और एक बार पहले से थे ऊपर वाला की वजह से आएगा, इस पर नहीं है तो एक बार आएगा, है तो 2 बार आ जाएगा, और बीच में प्लस है ही, सेम इस पर डॉट में चला जाएगा, इसके ऊपर बार है, बाहर वाले बार की वजह से तीनों पे बार आएगा, ठीक है। डबल बार फॉर्मूला होता है, किसी के ऊपर डबल बार हो तो सिंगल हो जाता है ऐसे। तो ये बन गया ए, ये बन गया बी बार, ये बन गया सी, प्लस ये डबल बार है तो ए निकला बार, बी बार सी बार, बस ये क्या आ गया आंसर। देख लो कौन से की मैच होता है, सेकंड के साथ मैच होता है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मतलब हर एग्जाम में एक क्वेश्चन डालते ही डालते हैं भी बुलियन से, ठीक है। इस तरह से डी मॉर्गन थ्योरम को पक्का कर लो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अभी बीएससी का, ये बड़ा रेंज पूछी सेकंड ब्रिलियन जोन की, ठीक है। तो देखो तीनों की 2-3 की बता देती हूँ मैं, रिपीट होने के चांसेस के भी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट होती है भी। एक तो होता है फर्स्ट ब्रिलियन जोन, जिसकी रेंज ऐसे जोन मान लो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाला सीरा होता है यहाँ से यहाँ, ये तो होता है -π/a और ये होता है π/a। तो इसकी फर्स्ट ब्रिलियन जोन होती है वो होती है -π/a टू π/a। अब बात करें सेकंड ब्रिलियन जोन, इसके चारों तरफ होती है ऐसी, तो ये वाला हिस्सा होता है, ये सेकंड ब्रिलियन जोन होती है, जिसका ये सीरा, अच्छा डायग्राम बना देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन होती है, ये सेकंड ब्रिलियन जोन, और ये थर्ड, 3 तक बात कर लेते हैं। तो ये वाला सीरा तो मैंने बता दिया क्या, π/a माइनस का और प्लस π/a। यहाँ सीरा होता है 2π/a माइनस का, और ये होता है 2π/a। ये वाला सीरा होता है माइनस का 3π/a, और ये वाला होता है प्लस का 3π/a। तो ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन जिसका रेंज मैंने लिख दिया -π/a से π/a,
ये बड़ा फर्स्ट ब्रिलियन जोन। सेकंड का क्या हुआ फिर, सेकंड होता है सिर्फ ये लेना है तुम्हें, ठीक है। तो कहाँ सेकंड ब्रिलियन जोन लिखेंगे हमें, सेकंड जिसका उसने पूछा -2π/a2 कहाँ तक है, -π/a तक। और इधर की बात करें तो π/a2 कहाँ तक है, प्लस का 2π/a। ये दिक्कत है। अब सेकंड ब्रिलियन ये नहीं कि पूरी होती है बस बाहर की। अब थर्ड ब्रिलियन कौन सी होगी, सिर्फ ये थर्ड की बताओ रेंज क्या है, इधर तो है -3π/a, कहाँ तक है, यहाँ तक, माइनस का 2π/a तक। और इधर क्या है 2π/a टू 3π/a तक, बस। तो सेकंड का पूछा है, तो सेकंड के साथ आंसर मैच कर लेंगे। कौन सा है, देखो ए ऑप्शन करेक्ट है भैया, π/a टू 2π/, ये मैच होगा। कौन सा भी आ सकता है, सेकंड पूछा तो इन दोनों में से आ सकता है, थर्ड पूछे तो इन दोनों में से आ सकता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था भाई। अगला देखो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पूछे, BCC जो कि होती है बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, कॉर्नर पे होते हैं, एक बॉडी में होता है। फेस FCC फेस क्रिस्टल सेंटर, मतलब सारे फेस पे होते हैं और कॉर्नर में होते हैं। उसमें पूछे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, 129 का क्वेश्चन है, 129। देखो सारी बता देती हूँ। 80 होता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है। एक होता है नाम BCC जो होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक क्रिस्टल, लिख लेना, लिखूंगी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बोल रही हूँ मैं। ये होता है फेस क्यूबिक क्रिस्टल, फेस क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसके तो सिंपल होता है, मतलब उसके हों ऐसे क्यूब है तो यहाँ कॉर्नर पे एटम हो, कॉर्नर पे एटम हो गए कितने, 8, टोटल एटम कितने हो गए, 8 है। तो इसके चारों तरफ ऐसे ही मैं क्यूब लगा दूँ तो एक कॉर्नर का एटम कितने क्यूब शेयर कर सकते हैं, देखो 4 तो बनेंगे इसके नीचे, 4 में रख दो इसके ऊपर, लगा के देखना, इसको चारों तरफ से बंद कर देना भाई, साइड बाय साइड लगा के एक क्यूब के पास में क्यूब रखो और अंदर वाला दिखे ही ना। तो सोच के देखो एक कॉर्नर का एटम ने 8 क्यूब जो हैं इस एटम को शेयर करेंगी, तो हमें निकालने पर यूनिट कितने हैं। तो देखो 8 कॉर्नर हैं और 1/8 मतलब शेयर कर रहे हैं 8, तो पूरा हो गया इसके अंदर 1 एटम। दूसरे का समझो फिर समझ आएगा। BCC में क्या होता है, ऐसे ही क्यूब है, 8 तो मिलेंगे इसके कॉर्नर पर, एक मिलेगा इसके बॉडी के सेंटर में। अब बॉडी के सेंटर में उसको कौन शेयर करेगा, कोई भी नहीं, वो अपने आप में इंडिविजिबल है। और कॉर्नर का एक एटम, इसके बाहर क्यूब रखोगे 8 एटम है कॉर्नर पे, और एक को 1/8 भाई, 8 इसको शेयर करें, 8 इसको, 8 इसको, 8 इसको, तो 1/8 इससे कट जाएगा। तो 2 एटम्स पर यूनिट क्यूब होते हैं भाई, किसमें, BCC में। अब CC का समझो, ऐसे ही क्यूब होता है, ठीक है। अब CC में मतलब फेस पे मिलेंगे, यहाँ 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 यहाँ, कितने फेस होते हैं, 6 तो फेस पे हैं और कॉर्नर पे तो 8 हैं, तो कॉर्नर पे टोटल 8 होते हैं, शेयर करते हैं उसको 1/8, 8 शेयर करेंगे। और ये फेस वाला देखो यहाँ बीच में मैं इधर एक क्यूब लगाऊं तो एक इधर वाला क्यूब, एक इधर वाला, और कोई शेयर नहीं कर सकता, इसको 2 कर सकते हैं, तो टोटल है 6 और शेयर कर रहे हैं 2 जने, ठीक है। तो ये बच गया 1 और ये बच गया 3, तो इसका होता है 4। अब CC में 4 होते हैं, BCC में 2 होते हैं, सिंपल में 1 होते हैं, तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ इसका आंसर। BCC का पूछा 2, अब CC का पूछा इसने 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो 131, इसकी वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है भाई, इसने पूछा अनंत पावर मास के, भाई मास है उसकी कितनी पावर के प्रोपोर्शनल, तो इसकी वेलोसिटी मास पे डिपेंड ही नहीं करती, 2gr फॉर्मूला होता है, मास का ही नहीं होता, ठीक है। ये रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसकी पावर मास के साथ कितनी हो जाएगी, 0 पावर, तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर इज 0, ठीक है। 132 का देखो, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच में वो पूछा, रिलेशन पूछा 132। इसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी, वो भी रिलेटिविस्टिक, और मोमेंटम, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली हम नॉन रिलेटिविस्टिक में लें तो p²/2m होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। बट इसने कंडीशन दी रिलेटिविस्टिक, क्या होता है जिसमें पार्टिकल मूव करे वो विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करे, तो उसके अंदर एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट मास एनर्जी, c स्पीड से चले। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एक और भी होता है एनर्जी का, क्या, p² c² प्लस में m0² c⁴ का रूट। अब सोच के देखो दोनों ही एनर्जी के हैं भाई, दोनों ही एनर्जी के हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये स्क्वायर में नहीं होता क्या,
132 का पी स्क्वेयर। अच्छा ये स्क्वेयर में होता है बट यहाँ पे फिर रूट नहीं होता, देखो स्क्वेयर हट गया तो मतलब इधर रूट लग गया। हाँ दोनों ई के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, इनको कर दो बस इक्वेट, दोनों को कर दो इक्वेट। एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख दो ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस में एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4। ये ई स्क्वेयर का बन गया ना, इसको ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर बना दो, दोनों ई स्क्वेयर है तो बराबर रख दो। इसको ई स्क्वेयर बनाओगे, देखो इसका स्क्वेयर करोगे इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2a और b ये बड़ा, बस दोनों को बराबर रख लो। जो कटते हैं उनको काट दो इनमें से, और जो नहीं कटेंगे तो एक रिलेशन निकलेगा भी, इसका ऑप्शन करेक्ट है। ये बिल्कुल सोल्व होगा भाई, सोल्व करके देख लेना। आप कैलकुलेशन पे पहले बोल रहे थे मैंने, इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, मैंने बता दिया कंसेप्ट भी। दोनों फॉर्मूले होते हैं रिलेस्टिक के केस में। तो ई स्क्वेयर को बराबर ई स्क्वेयर रख दिया क्योंकि 2e की वैल्यू अपने पास, काटोगे ना 101% इसका आंसर ये वाला आएगा। मैच करके देखना, नहीं निकले तो मुझे बताना भाई, ठीक है, बट निकलेगा फिर बोल रही मैं। कैलकुलेशन पे इतना टाइम नहीं लगा, कैलकुलेशन आप खुद करो, इतना ही क्रिटिकल टाइम चला, जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का फ़ायदा होगा। देखो इसने पूछा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। करंट आई है जो कि स्क्वायर कोयल है कोई, उसमें जिसकी साइड ए है उसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन ना आए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है, आना ही आना है। देखो स्क्वायर है ये, ऐसे ऐसे दे रखा है, साइड ए है ऐसे, करंट आई है और यहाँ पे हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने पहले बताया था, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी क्योंकि ये क्वेश्चन 100% देखने को ही मिलेगा, जाते ही दिखेगा तुम्हें, ठीक है, जब रीड करोगे अपने क्वेश्चंस को। किसी भी वायर में करंट है तो वो चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। चारों में वायर करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसने पूछा ऐसे, ठीक है, 20 के ऊपर सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, न्यू नोट बाई 4πr, यहाँ होता है साइन ऑफ फाई 1 प्लस में साइन ऑफ फाई 2। किसके लिए होता है ये, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो स्क्वायर में एक लाइन ले लो, स्ट्रेट ही तो लाइन है, यहाँ निकालना है तो ऐसे करो, ये वाला एंगल है कंप्लीट, ये वाला 45 बनता है और ये वाला 45। तो एक के लिए यहाँ निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्क्वायर है, सब साइड बराबर है, सबकी ये जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ यूज होगी वो बराबर है। तो ये कह रहा है भाई सभी का टोटल निकालोगे, टोटल तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो एक का निकाल के, ठीक है। तो मैं देखो निकाल लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यू नोट बाई 4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7, और r कौन सा, ये वाला। तो कंप्लीट साइड a है तो आधी कितनी हो जाएगी, a/2, 2 ऊपर चला जाएगा। साइन ऑफ एंगल फाई 1 की वैल्यू कितनी है, 45, तो 45 प्लस में दूसरा भी एंगल कितना है 45, और साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस में 1/√2। √2 को एलसीएम आएगा तो ऊपर बचेगा 2, तो 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 × √2, तो इसकी वैल्यू √2 आ गई, ठीक है। तो इसका जो बी का फॉर्मूला बन गया वो अपने पास आंसर आया, देखो न्यू नोट, अच्छा करंट नहीं लिया, आई की वैल्यू तो ली नहीं, अरे न्यू नोट आई, न्यू नोट आई होता है यहाँ, करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। तो इसका जो आंसर है ना, ये कह रहा है भाई इसकी न्यू नोट वाली वैल्यू मत रखो, इसका आंसर इसने अभी देखा मैंने, जो आंसर है वो न्यू नोट आई, जैसे ये वाले मैंने न्यू नोट की वैल्यू रखी ना, न्यू नोट मत रखो, ये कह रहा है न्यू नोट आई बाई नीचे कौन है पाई ऐसे रख दो, और इसकी इधर से अपनी वैल्यू कितनी है √2, और एक 2 इसकी वजह से यहाँ आएगा तो 2√2 हो जाएगा, ये आंसर आ गया, ये रहा 2, ठीक है। तो इसका आंसर इसने मैंने अभी देखा कि न्यू नोट की वैल्यू पुट ही नहीं रखी, सीधा जो फॉर्मूला है ना, बस ये √2 कहाँ से है, यहाँ से, और 2 इसका फैक्टर ये है, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्ट आंसर आ गया भाई। देखो 3 एंगुलर मोमेंटम है 1 3/2 5/2 कपल्ड कर दी, मिनिमम वैल्यू पूछी एंगुलर मोमेंटम की। कपल्ड कैसे करते हैं, कपलिंग करते हैं ना, जब एंगुलर मोमेंटम है L, तो वो उसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, 2 वैल्यू हैं तो उनका प्लस करो और उनका कर दो माइनस। तो ऐसे फॉर्मूला लगाना, 2 उठा लो कोई भी, 1 उठा ली, 3/2 उठा लो, तो 1 + 3/2 L की वैल्यू आएगी, 1 - 3/2 L की वैल्यू आएगी। तो ये कितनी आई, 1 - 3/2, 2 - 1/2 बच गई, और मैग्नीट्यूड लेते हैं वैसे तो, और ये 2 इधर जाएगा तो 5/2। तो L की जो वैल्यू आ गई 1/2 और इधर मैक्सिमम 5/2, तो बीच में क्या बच गई 1/2 3/2,
ऐसे, एक दो की वजह से निकली। अब ये दो की, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट निकल गई कपल्ड के द्वारा, तो कपलिंग कर दी। तो ये जो तीसरा ना 5/2 वो इनके साथ कर दो। मिनिमम के चाहिए तो मिनिमम 1/2 उठा लो, तो 1/2 माइनस 5/2 तीसरी लेंगे ना। अब इसके बीच में लाई करेगी, एल की वैल्यू इधर आएगी 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। तो एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, जो मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ से ऐसे, वो इसका आंसर होता है, ठीक है। इस तरह से कपलिंग का डायरेक्ट ये बीएससी का क्वेश्चन। देखो, ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूव। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन किधर स्टार्ट करेगा मूव करना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन है पहले रेस्ट में, फिर वहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब उसके वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, दोनों फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो इसकी वेलोसिटी कितनी, 0, और ये तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाता है QE, मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगाता है QVB साइन थीटा। तो V 0 है तो अब B तो बन जाएगा 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में वेलोसिटी 0 तो फोर्स नहीं लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कैसे लगाता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो वो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को मूव करवा लेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग, किधर मूव करना स्टार्ट करेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से निकालना था। ये दोनों फोर्स के फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में दोनों में, ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन आता है। अगला देखो, इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, बी की वैल्यू दे रखी है और बिट्टा की ये वाली, ये देखो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की दी है ये बात, और बी की ये बिट्टा है ना, इसका कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। तो सबको पता है ये वाली मैक्सवेल की इक्वेशन में आती है 148 का, कि डेल डॉट बी हमेशा क्या होता है, 0, और डेल डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल बी बाई डेल एक्स प्लस में डेल बी बाई डेल वाई प्लस में डेल बी बाई डेल जेड, किसके बराबर रख दो, 0। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स प्लस में 3y और आई प्लस में y माइनस 2x जे प्लस में x प्लस में बीटा जेड के, ये वाली वैल्यू दे रखी, यहाँ रख दो। विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, पंखा चलाते हैं भी तो मक्खी बार बार आ रही। अब देखो, विद रिस्पेक्ट टू x करो, इसका डिफ्रेंशिएशन खुद करो एक बार ट्राई, कितना आएगा इसकी वैल्यू, x का ये करोगे तो 1 आ गई, तो इधर से 1, y वाले में करोगे तो ये भी 1 दे रहे हैं, z वाले में करो बिट्टा आएगी, किसकी इक्वल रख दो वैल्यू, 0 के, तो 2 बन गया, तो बिट्टा की वैल्यू आ गई -2। बस इतना सा क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा बीटा की वैल्यू आ गई -2। तो बी की वैल्यू दे रखी थी, और डेल डॉट बी, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, डेल डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा मैंने ये तो लास्ट पेज ही निकल रखा था, मैं सोची क्वेश्चन खत्म हो गई, रहा ऊपर देखो, $145 ये कर लेते हैं। अभी ये कर दिया बीच में, इसके ऊपर हाईलाइट था ना, तो मैंने ये कर दिया, पहले ऊपर से लग जाओगे। देखो, एन इंडक्टर कोयल है, कैपेसिटर कनेक्टेड पैरेलल में कनेक्टेड है, एल की वैल्यू 1 मिली हेनरी दे रखी है, सी की वैल्यू 0.1 माइक्रोफेराड दे रखी है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कोयल सो सर्किट में भी ऑसिलेट, भी सर्किट ऑसिलेट करे तो रेजिस्टेंस की क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। तो देखो, ये डायरेक्ट कंडीशन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी सर्किट ऑसिलेट की कंडीशन क्या होती है, R² लेस देन हो सकता है वो किससे, 4L/C से, R² इक्वल भी हो सकता है 4L/C के, और R² ग्रेटर हो सकता है 4L/C। तो देखो, R² लेस देन इससे होगा तो सर्किट क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ये इसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, मतलब एक बाउंड्री बीच की कंडीशन होती है। R² बहुत ज़्यादा हो गया इनसे, तो मतलब R² R का बढ़ना, रेजिस्टेंस बढ़ना, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा। तो अपनी कंडीशन ये ऑसिलेट करवाने के लिए कौन सी कंडीशन होगी, तो रख दो यहाँ पे R² इज लेस देन 4
एल की वैल्यू रखी दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। 4L की कितनी दे रखी, मैं देख लेती हूँ, 1 मिली। 1 मिली का मतलब 10⁻³ और नीचे है सी की वैल्यू दे रखी भी 0.1 माइक्रो मतलब -6 ये वाले, ठीक है। तो ये कट रही है, काट दो, ये बच गया 4 है और नीचे डेसिमल है तो ऊपर 0 लगा दो और ये प्लस जाएगा तो 10⁻³ होगी +3। तो आर की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर रूट में करो 40 × 10⁻³ तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 0 ये 4 क्या और 4 3 ये लगेंगे मतलब 4 के आगे 4 0 तो ये 200 बन गया ना आर की। तो आर की वैल्यू आ गई भाई 200। इसने हाँ ये आंसर गलत दे रखा है, अभी 100 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस है ना, इसका 200 ओम आएगा एक्चुअल में फॉर्मूले में पुट करके देखोगे, बट हम किसके साथ जाएंगे 200 के अकॉर्डिंग 100 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी अलग होती है और एवरेज एनर्जी अलग होती है किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। बताओ क्या होती है, पढ़ा होगा एक भी, देखो 146 टोटल एनर्जी होती है ना ग्राउंड स्टेट की हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो होती है 1/2 H ओमेगा। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है भाई, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछ ली, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज पूछ ली। अच्छा, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और उसके जो ग्राउंड स्टेट है उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बराबर होते हैं। तो ये देखो टोटल को अगर पोटेंशियल निकालने में तो ये दोनों बराबर है, तो मैं इसकी जगह पोटेंशियल पुट कर दूँ तो पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू हो गया 2 पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज आ गई, टोटल एनर्जी को किससे कर दो 2 से डिवाइड कर दो डिवाइड, 1/2 है इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/4 H ओमेगा आ गई। डायरेक्ट देख लो ये क्वेश्चन, एवरेज पोटेंशियल पूछो एवरेज काइनेटिक पूछो तो 1/4 H ओमेगा के इक्वल, ठीक है। देखो कलर ऑफ लाइट एमिटिंग बाय एलईडी के कलर किस पे डिपेंड करते हैं, तो एलईडी के जो कलर होते हैं ना कलरफुल मिलते हैं हमें, कलर्स मिलते हैं अलग अलग, वो बैंड गैप पे डिपेंड करते हैं। फिर बैंड गैप किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का सेमीकंडक्टर, अलग अलग टाइप का सेमीकंडक्टर बैंड गैप अलग होता है। जैसे सेमीकंडक्टर की बात करूँ मैं, जर्मेनियम है सिलिकॉन है, दोनों का बैंड गैप अलग है। तो बैंड गैप अलग होने से उसमें जो कलरिंग है वो अलग अलग आएगी भाई। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ये देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, एक का 3 है 5 है, तो ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, सोचो एक बार कितना आएगा भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ मुझे। ये कह रहा है भाई 2 वेक्टर हैं उनका अलग अलग वो दे रखा है मैग्नीट्यूड, क्या दे रखा देखो, एक का 3 है एक का 5। रिजल्टेंट कैसे निकलता है, एक बार तो इनको जोड़ दो और एक में इनको घटा दो, ये बन गया 2 ये बन गया 8। तो z की वैल्यू जो रिजल्टेंट है वो 2 और 8 के बीच में लाई करेगी। सोच के देखो कौन सा, 2 और 8 के बीच में 7 होता है, 2 के बीच में 1 नहीं होता, 4.3 होता है 3 होता है, तो इसका ऑप्शन ये नॉट पॉसिबल पूछा है। 3 तो पॉसिबल वैल्यू क्योंकि 2 और 8 के बीच में लाई करें और 1 इसके बीच में लाई नहीं करेगा, तो 1 आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अगला देखो, ट्रांजिस्टर है जिसमें IB बेस करंट दे रखा है 100 माइक्रो एम्पियर और कलेक्टर करंट दे रखा है 2 मिली एम्पियर। लास्ट क्वेश्चन अभी आज का ये, डेल IB है 20 माइक्रो एम्पियर और डेल IC है 0.50 मिली एम्पियर, और इसने पूछा है HIE, इसकी वैल्यू बताओ भाई। HIE क्या होता है, करंट गेन के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं भी, करंट गेन की वैल्यू बताओ। तो H की वैल्यू होती है जो चेंज इन कलेक्टर करंट है डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट, दोनों का रेशियो कितना है 0.50, डायरेक्ट फॉर्मूला है भी, डिवाइडेड बाय ये मिली है तो 10⁻³ हो जाएगा, क्या मिली में दे रखा है, और ये दे रखा है माइक्रो में 10⁻⁶। इनको काटोगे ना तो 25 वैल्यू आएगी पूरी, मतलब जो करंट गेन आया उसकी वैल्यू आ गई 25, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला 25 इसका करेक्ट आंसर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी भी ये, ठीक है। जितने बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं जितने कमेंट्स करते हैं ना, मैं उतनी ही ज़्यादा वीडियो लेके आती हूँ भी। अभी पिछली वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने करवाई उसमें मैंने देखा भी बहुत नए बच्चे थे जिन्होंने कमेंट्स कर रखा था। तो आप जितने कमेंट्स करते हो ना उससे मुझे पता लग जाता है बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं भी, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कितने सीरियस है, कितना किसको कितना समझ आता है। कमेंट्स नहीं करते तो मुझे लगता व्यूज़ तो वैसे ही कोई देख लेता होगा, क्या पता वैसे
से क्लिक हो गया, जो कुछ भी हो, मतलब उतना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता फिर, तो मैं कम करवाती हूँ भाई। अब उसमें नए बच्चे जुड़े, मुझे लग रहा है अब काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनको फ़ायदा हो तो मैं एक्स्ट्रा कराऊँ, इम्पोर्टेंट करवाऊँ, मतलब ज़्यादा करवाऊँ जितना हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है भाई, जितने आप जुड़ोगे, जितना रिप्लाई दोगे, मुझे पता चलेगा, फील होगा भाई इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वाकई में, ठीक है। तो अभी देख लो, उस पर बहुत अच्छे कमेंट थे, तो आज मैंने 3 इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है भाई। एक तो ये पेपर वाली और 2 और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर तक इतने इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी भी, जो क्वेश्चन हर बार आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ से नंबर आपके निकल सकते हैं, सीधी सी बात है। जितना रिस्पॉन्स दोगे उतनी मेरी लगन बढ़ेगी, उतनी मैं नया कंसेप्ट लेके आऊँगी। अपने सुझाव दिया करो, कितना क्या समझ आया, नेक्स्ट क्या उठाएं, ठीक है। जो बच्चे कमेंट्स करते हैं तैयारी कर रहे हैं भी, अगला टॉपिक ही उठाऊँ, मैं उस पर ही प्रॉपर जाती हूँ, ठीक है। उनके लिए ही मैं करती हूँ भी काम, फिर सीधी सी बात है। तो कई बार तो मैं बहुत हो जाती हूँ भाई, मायूस हो जाती हूँ भाई, अभी पता नहीं पेज पे पढ़ा रही हूँ तो कितना क्या बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं ना डिजिटल बोर्ड, तो उससे मैं डिमोरलाइज होकर फिर छोड़ देती हूँ, कम कर देती हूँ कहीं ना कहीं। तो अब आज मैंने देख लो 3 इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो अपना रिप्लाई दिया करो, सुझाव दिया करो, और ये क्वेश्चन बार बार आएंगे। अब जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना पेपर तक, उतना ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। थैंक यू।